इकोनॉमिक्स का हम लोग नया सेशन अब शुरू करें, है ना, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज नया चैप्टर है इकोनॉमिकल प्लानिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्या, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल प्लानिंग। ठीक, इसके लिए हिंदी शब्द क्या है, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि नियोजन जिसको आप प्लानिंग बोलते हो, प्लानिंग कहते किसको है, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग का जानते हो मतलब क्या होता है कि मिनिमम रिसोर्स का यूज किया जाए और रिजल्ट मैक्सिमम दिया जाए। समझ रहे हैं? अगर आपने क्या किया, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा यूज कर लिया और उसका जो आउटपुट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। प्लानिंग वहीं पर, प्लानिंग का मतलब ही होता है कि जहाँ पर संसाधन क्या कम उपयोग किया जाए, यानी जो रिसोर्स हमारे पास हैं वो कम खर्च हों और उसका रिजल्ट क्या हो, आउटपुट क्या हो, ज़्यादा मिले, उसी को प्लानिंग कहा जाता है। समझे? तो अगर आपसे पूछा जाए आर्थिक नियोजन किसको कहते हैं, इकोनॉमिकल प्लानिंग किसको कहते हैं, तो क्या कहोगे? इकोनॉमिकल प्लानिंग एक ऐसा डिवाइस या पॉलिसी है, नहीं मतलब आर्थिक नियोजन एक ऐसा युक्ति या रणनीति है जिसके तहत यह तय किया जाता है कि उपलब्ध संसाधन कम खर्च हों और उसका परिणाम ज़्यादा मिले, उसी को कहा जाता है आर्थिक नियोजन। नहीं, आर्थिक नियोजन सरकार बनाती क्यों है, पहली बात तो ये समझो। सबसे पहली बात कि प्लान में सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि हमारे देश में कितने सारे रिसोर्सेस हैं, उसको पहले ढूंढा जाए। तो आर्थिक नियोजन में पहला काम क्या होता है, जितने भी नेचुरल और फिजिकल रिसोर्सेस हैं उसको पता किया जाए। उसके बाद हम अगर उसको ढूंढ लें तो फिर उसको यूज इस तरीके से करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेस क्या हो, बचे। नहीं, तीसरा, हमारे देश में जो मानव भी अपने आप में क्या है, एक पूंजी है, ह्यूमन भी क्या है, कैपिटल है। तो मानव को कैसे कुशल बनाया जाए, कुशल मतलब स्किल्ड, कैसे स्किल्ड बनाया जाए और कैसे उसको क्वालिफाइड बनाया जाए, ये भी किसके अंदर आता है, आर्थिक नियोजन के अंदर ही आता है। नहीं, हमारे देश में जो क्षेत्र है उसमें जो विषमता है, विषमता समझते हैं, जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि दो स्टेट को कंपेयर कर लीजिए, क्या आपको उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मुंबई की आर्थिक स्थिति बराबर लगता है? नहीं। तो हमारे ही देश का दोनों हिस्सा है, मुंबई भी भारत का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक की आर्थिक स्थिति नीचे है तो दूसरी की आर्थिक स्थिति ऊपर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलन। और ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है? सो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति नीचे है और मुंबई की आर्थिक स्थिति ऊपर है, तो यहाँ के लोग नौकरी करने कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। और जब वहाँ नौकरी करने जाएंगे तो वहाँ पर लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोकल लोग, अब ऐसे समझो एकदम कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र में नौकरी करने नहीं जाते तो महाराष्ट्र में जितनी भी कंपनियां खुली हुई हैं उसमें नौकरी किसको मिलता, महाराष्ट्र के लोगों को। तो वहां पर महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार मिलता और महाराष्ट्र के लोगों की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है पहले से तो वो 8,000 और 10,000 में नौकरी करने को तैयार नहीं होंगे, तो कंपनी वाले से 50,000 और 60,000 सैलरी मांगेंगे, तो मजबूरन कंपनी को वो सैलरी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से जब वहाँ पर वर्कर जाते हैं तो वो 10,000 और 15,000 में भी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही ये वो वहाँ तैयार होते हैं तो फिर मुंबई के जनता को कंपनी क्या करने लगती है, निकालने लगती है लोकल को कि हटो तुम, जब हम 50,000 तुम्हें क्यों दे, जब हमें 12,000 में वर्कर मिल रहा है। तो वहाँ के लोगों की नौकरी चली जाती है और जब वहाँ के लोगों की नौकरी जाती है तो वो फिर पकड़ करके उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को मारता है। यही हुआ था अभी कहाँ, तमिलनाडु में। तो जब जब दो क्षेत्रों में असंतुलन होगा तो वहाँ पर आपस में क्या होगा, संघर्ष हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएगी, स्ट्रगल हो जाएगा। इसलिए दो क्षेत्र में विषमता होना अच्छी बात नहीं होती है, तो उस विषमता को भी मिटाना आर्थिक नियोजन का हिस्सा होता है। भारत सरकार प्लान करेगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगर मुंबई नौकरी आ रहे हैं, करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही कंपनियां क्यों न लगा दी जाए। तो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे नहीं, क्षेत्र असंतुलन से क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी। समझ रहे? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ समझ में आया? इस तरीके से प्लान करना, इस तरीके से प्लान करना कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो कम खर्च हो और आउटपुट ज़्यादा मिले।
इसके अंदर में सरकार क्या क्या विचार करती है? तो पहली चीज रिसोर्स को ढूंढना, दूसरा चीज रिसोर्स को सटीक तरीके से खर्च करना, हमारे देश में जो ह्यूमन बींग हैं, जो मानव हैं, उनको स्किल्ड बनाना, उनको एजुकेटेड बनाना, ताकि उनसे काम लिया जा सके। नहीं, और क्या प्लान के अंतर्गत आता है? दो देश में जो क्या है, इनबैलेंस कंडीशन में है, उसको क्या करना? बैलेंस करना, ताकि संघर्ष दो राज्यों के बीच में ना हो। समझ रहे हैं? तो ये सब जितने भी सरकार के प्लाने हैं वो सब किस में आता है बताओ? ये सब आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। आप लोग समझ गए? तो आर्थिक नियोजन जब भी पूछा जाएगा तो समझ गए, मतलब कि संसाधन को खर्च करने से पहले प्लान बनाना कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम खर्च करें कि चीज़ें बर्बाद कम हो और रिजल्ट ज़्यादा मिले, उसी को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। अब देखो, जो बच्चा आईएएस की तैयारी करने के लिए प्लान करता है, वो प्लान नहीं करता, सोचता है। तो जैसे ही सोचता है तो उसके मन में सीधा क्या आता है कि तैयारी करना है, और बिना प्लान किए जब वो पेन और किताब उठा लेता है तो पता चलता है कि उसको 20 लाख रुपए खर्च हो गए, 25 लाख रुपए खर्च हो गए, और फिर भी उसके रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि उठा पुठा और कहीं भी गूगल में देखा कि सबसे बड़ी कोचिंग कहाँ है, तो जहाँ बड़ी कोचिंग है वहाँ फी भी ज़्यादा है, और उस शहर में रहना खाना भी क्या है, महंगा है। उठे पठे चल दिए, खर्च बहुत हो गया। और कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं क्या कि अगर हम बड़ी शहर कोचिंगें अगर ऑनलाइन के माध्यम से गांव तक आई हुई है तो हम वहाँ क्यों जाएं? वही वाला पढ़ाई अगर यहाँ ऐसे रैले हो रही है तो हम वहाँ क्यों जाएं? समझ रहे हैं? तो वो फिर क्या करता है, प्लान करता है, और प्लान करके अपने रिसोर्स को कम खर्च करता है और रिजल्ट वही देता है। तो प्लान किसको कहा जाएगा? जो बिना प्लान किए भाग के जाके 25 लाख खर्च कराया, कि जो गांव में बैठ करके आईएएस बना के निकल गया, उसको कहोगे वेल प्लान्ड? नहीं, जो रिसोर्स कम खर्च करे और रिजल्ट बढ़िया दे, उसी को प्लान कहा जाएगा। और उसमें सरकार ये सारे कामें करती है जिसमें हम लोगों ने भी चर्चा किया। समझ रहे हैं? तो अब अगर देखिएगा इसका जो प्रकार है किसका, इकोनॉमिकल प्लानिंग के, इसके हर टाइप को ध्यान से समझिएगा। इसका टाइप मेन और मेंस और प्री दोनों का हिस्सा बनता है, इसलिए इसमें लिखने का भी शैली आपको आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अब जरा सा एक चीज़ समझिएगा कि किसी भी चीज़ को अगर मैं बांटने के लिए कहूँ तो बांटने के पहले आप पूछोगे किस बेस पे बांटूँ। अगर मैं कहूँ जेंडर के बेस पे बांटने के लिए तो 2 पार्ट बन जाएंगे। बांटने का बेस बदल दूँ क्लास के आधार पर तो कोई पार्ट 1 होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई पार्ट 2 होगा, कोई पार्ट 3 होगा। नहीं, तो बांटने का आधार जब हम बदल दिए तो टाइप्स भी क्या हो गया, बदल गया। उसी तरीके से आर्थिक नियोजन को कई आधारों पर बांटा गया है। समझ रहे हैं? जिसमें सबसे पहला आधार जानते हो क्या है? सबसे पहला आधार है सरकार की भूमिका। सरकार की क्या भूमिका के आधार पर, रोल ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, दैट मीन्स आपको इकोनॉमिकल प्लानिंग को क्या करना है, क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भूमिका के आधार पर। तो आर्थिक नियोजन 2 प्रकार का होता है भूमिका के आधार पर। पहला जो प्रकार है उसको क्या बोलते हैं, आदेशात्मक। आदेशात्मक, ठीक है? नहीं, और दूसरा क्या है दूसरा जो इसका टाइप है वो है सांकेतिक। आदेशात्मक आर्थिक नियोजन और सांकेतिक आर्थिक नियोजन, ये किसका टाइप है, इकोनॉमिकल प्लानिंग का ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के भूमिका के आधार पर। समझ रहे हैं? सरकार 2 ही तरह की योजना बनाती थी। अब जरा सोचिएगा कि आप लोग इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने ये देखा था कि 1600 ईस्वी में, नहीं, अपने यहाँ कौन अंग्रेज आए थे, क्या करने के बहाने? इसने कहा था कि हम तो व्यापार करेंगे, तो हमें लगा चलो ठीक है, लेकिन व्यापार करने के बहाने हमारे देश में घुसे नहीं, और यहाँ दूसरा षड्यंत्र रच दिए और हमारे ऊपर रूल करने लगे। इसलिए हमें डर था, क्योंकि हम पीछे होता ना कि दूध से अगर मुंह जले तो छाछ भी इंसान फूंक के पीता है। समझ रहे हैं? तो पहले व्यापारी के नाम पर प्राइवेट लोग आए और वो यहाँ सरकार बन के बैठ गए। आया तो था व्यापार करने, और जब व्यापार करने था तो व्यापारी क्या होता है, प्राइवेट वर्ग के लोग होते हैं। नहीं, प्राइवेट बन करके आया और यहाँ गवर्नमेंट बन गया। इसलिए सरकार को इस बात का डर था कि लोग क्या कर लेता है, व्यापार के बहाने कब्जा भी कर लेता है। इसलिए सरकार ने शुरू में नियम बनाया कि कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर हम प्राइवेट आदमी को नहीं खोलने देंगे। यानी हमारे देश में जो भी चीज रहेगा वो क्या रहेगा, सरकारी रहेगा।
समझ रहे हैं? यानी कि जहां पर सरकार अपने चीजों को अपने हाथों में रखती हो, प्राइवेट को इतना मौका नहीं देती हो, और इस आधार पर सरकार जब कोई भी प्लान करती है तो उसको आदेशात्मक आर्थिक नियोजन कहा जाता है। जैसे ही आदेशात्मक आर्थिक नियोजन की बात होगी तो समझना कि यहां पर प्राथमिक कौन है? सरकार। नहीं, नीति कौन बनाएगी? सरकार। लागू भी कौन करेगी? सरकार। सब चीज करेगी सरकार। इसके साथ साथ जो मेन इंडस्ट्री है वो सब किसके अंडर में रहेगा? सरकार के अंडर में। तो जब सरकार चीजों को क्या करने लगे? सरकारी करना शुरू कर दे, जैसे आज के डेट में प्राइवेट कर रही है, अगर सरकार वापस से सरकारी करना शुरू कर दे तो क्या कहोगे? सरकार ने कौन सा प्लान बनाया है? आदेशात्मक प्लान बनाया है। तो आदेशात्मक प्लान का 2-3 पॉइंट को ध्यान से समझ करके रखिएगा। पहला चीज कि इसके अंदर में सरकार क्या होती है? बताओ हैं? इसके अंदर में सरकार प्राथमिक होती है। प्राथमिक समझ रहे हैं ना? प्राइमरी होती है। और निजी क्षेत्र क्या होता है? बताओ। निजी क्षेत्र समझते हैं? प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र क्या होती है? द्वितीयक। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज प्राइमरी एंड प्राइवेट सेक्टर इज सेकेंडरी। पहला। नहीं, मेन रिसोर्सेस किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट के हाथ में। प्राइवेट के हाथ में नहीं रहेगा मेन रिसोर्सेस। अच्छा, दूसरी चीज, सरकार यहां पर प्राइवेट करना चाहती है कि चीजों को सरकारी करना चाहती है? तो इसमें एक चीज देखना, नियम क्या रहेगा? लाइसेंस की प्रक्रिया समझते हैं आप लोग हैं? लाइसेंस की प्रोसेस नहीं, बहुत टफ रहेगा। टफ समझते हैं? हार्ड रहेगा। मतलब इतना गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या आ चुका है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में रूल किसका होता है? जनता का। तो जनता को डायरेक्ट मना करने का मतलब कि डेमोक्रेसी है नहीं। तो सरकार आपको मना नहीं करेगी कि आपको हम प्राइवेट सेक्टर नहीं खोलने देंगे, बल्कि नहीं खोलने देने का वो तरीका दूसरा अपना लेती है। क्या कर लेती है? लाइसेंस प्रोसेस को टफ बना देती है। और वो टफ क्या करेगी? इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेगी, है ना, कि वो डॉक्यूमेंट आप जुटाते जुटाते लास्ट में कहेंगे छोड़ो, नहीं करना है। और सरकार यही तो चाह रही थी कि तुम ना करो, ताकि वो सेक्टर किसका रहे? सरकार का रहे। तो सीधा मना नहीं करेगी, बल्कि लाइसेंस प्रोसेस को क्या कर देगी? टफ कर देगी। नहीं, टैक्स को क्या कर देगी? बताओ, बहुत हाई कर देगी, ताकि तुमको बचेगा नहीं। फाइनली तुम क्या करोगे? वहां से निकल लोगे। नहीं, तो जब सरकार टैक्स को बढ़ाने लगे, लाइसेंस प्रोसेस को टफ करने लगे, नहीं, और चीजों को क्या करने लगे? सरकारीकरण करने लगे, प्राइवेट सेक्टर को छीन के सरकारी करने लगे, तो समझ जाना कि सरकार की प्लानिंग कैसा चल रही है? प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिकल प्लानिंग, मतलब आदेशात्मक क्या? बोलो, नियोजन चल रहा है। आदेशात्मक नियोजन समझ में आया? और ये आदेशात्मक नियोजन जो है वो 1947 से लेकर के, यानी जब से हम आजाद हुए 1989 तक हमने इसको खूब चलाई। 31 मार्च 1989 तक अपने यहां सरकार हमेशा क्या कर रही थी? बताओ, कब्जा मार रही थी। किस चीज पर? निजी संपत्तियों पर, मतलब निजी सेक्टर पर। और उसको क्या कर रही थी? सरकारी कर रही थी, क्योंकि आदेशात्मक था। और ये कब तक रहा है? 31 मार्च 1989 तक, क्योंकि 1 अप्रैल से सेशन बदलता है, आप समझिएगा। इकोनॉमिकल प्लानिंग 1 अप्रैल को बदल जाएगा। तो 1947 से 31 मार्च 1989 तक अपने देश में आदेशात्मक प्लानिंग बनता रहा। यानी सरकार बिल्कुल इस समय पक्ष में नहीं थी कि हम लोगों को क्या करें? प्राइवेट कंपनी खोलने का मौका दें। इसलिए आप याद करिए कि 2 बार बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नहीं, एक बार कितने बैंकों का? 14 बैंकों का, और एक बार 6 बैंकों का। नहीं, उस समय देखो प्राइवेट संपत्तियों को क्या की जा रही है? छीनी जा रही है। इसका मतलब उस समय की सरकार कैसी थी? आदेशात्मक प्लान वाली थी। वो निरंतर प्रयास करती थी कि हर चीज सरकारी हो। समझ गए? लेकिन समस्या तो तब आ गया और सरकार को अपना नीति बदलना पड़ गया। और क्यों नीति बदलना पड़ गया वो देखिए। और स्कूल को सरकारी कर दिया सरकार ने। अब जो सरकारी मास्टर बने वो काम करने से ज्यादा नालायकगिरी करने लगे। आज के डेट में अपने बच्चे को लोग कहां पढ़ाना पसंद करते हैं? डीपीएस में, डीएवी में। और देखो, खास पढ़ाने की बात नहीं, वो पढ़ाने में प्राउड भी फील करते हैं कि हम अपने बेटा को कहां पढ़ा रहे हैं? डीपीएस में पढ़ा रहे हैं। बेटी को कहां पढ़ा रहे हैं? डीएवी में पढ़ा रहे हैं। नहीं, दूसरा बेटा को कहां पढ़ा रहे हैं? दून पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट में पढ़ाने में लोग ना अब प्राउड फील करने लगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। कि कर्मचारी लोग जो हम और आप सरकारी नौकर बनते हैं और जाके पैर पे पैर चढ़ा के ऑफिस में सिर्फ बैठते हैं, काम नहीं करते।
सरकार ने खूब सरकारी किया, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होने लगी? कम होने लगी। लोग काम ही नहीं करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक बात आ गई ना, जैसे मान लो कि ये भी सरकारी नौकरी हो गई और उसकी भी सरकारी नौकरी हो गई, और दोनों मान लो स्कूल की मास्टरनी बन गई, नर्सरी क्लास की। तो सिचुएशन क्या है कि ये देख रही है क्या कि वो जो है से क्या करे, छोटे बच्चे का नाक पूछ रही है, नहीं, फिर हाथ धो के आ रही है, फिर खाना खिला रही है, कपड़े झाड़ रही है, बहुत मेहनत कर रही है, फिर पढ़ा रही है, लेकिन सैलरी कितना आ रहा है उसका? 50,000। और ये कुछ नहीं कर रही है, ऐसे ही बैठ के पैर हिला रही है, और इसको भी कितना मिल रहा है? 50,000। तो धीरे से उसके मन में क्या आया कि इतना मेहनत मैं करती हूँ फिर भी मुझे यही मिल रहा है, और ये कुछ नहीं कर रही फिर भी वही मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँ? तो कल से वो भी बैठने लगे और उसको भी मिलने लगा 50,000। नहीं, बच्चे बाहर बकरी के साथ खेल रहे हैं और मास्टर अंदर बैठकर राजनीति कर रहा है। तो ये सिर्फ स्कूल डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, सरकारी हर डिपार्टमेंट में हुआ। आप चले जाइए इलेक्ट्रिसिटी वाला में, तो आप देखिए आज भी बिजली विभाग में, कल आइएगा, परसों आइएगा, तरसों आइएगा, सरकार परेशान हो गई। आज जो तुम मोदी जी से नाराज हो रहे हो ना कि मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, तो क्या करें? अगर नहीं बेचेंगे ना तो कल देश बिक जाएगा। आज तो डिपार्टमेंट बिक रहा है ना, कल रोटी के लिए तरस जाओगे। कारण जितने भी सरकारी सेक्टर है वहां काम ही नहीं करते लोग। अब जाके देख लो सरकारी रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन में अंतर देख लो जाकर के, कहाँ आपको चमकता हुआ साफ सफाई दिखाई दे रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाओ, टिकट लेने के लिए जाओ, तो देखो क्या कि दोनों जो है ना, क्या दो टिकट काटने वाली जनरली आजकल लड़कियां आ गई है। वो पूछे और बहन करेले बनाई थी, उधर से कहेगा नहीं बहन भिंडी बनाई थी। वो करेले और भिंडी में बिजी है, वहां ट्रेन पे 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 हॉर्न दे रहा है। अरे भैया जाना है, टिकट दो जल्दी से। ये सिस्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सरकारी सेक्टर में। लोग काम करते नहीं, लोगों की ट्रेन छूट जाती है। इसलिए सरकारी सेक्टर से सरकार क्या हो गई? परेशान हो गई। काम ही नहीं चल रहा था, देश की व्यवस्था रुक गई थी। 1990-89 का तुम लोग को शायद याद नहीं होगा, नहीं, या सुने होगा कहानी, अपने पापा से पूछना, कितनी गरीबी थी अपने देश में। गरीबी क्यों थी उतना अपने देश में? काम ही नहीं हो रहा था। और जब काम नहीं होगा, कंपनियों में प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो चीजें बिकेगी कहां से? और जब बिकेगी नहीं तो पैसा कहां से आएगा? ऐस मौज करने के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पैसा चाहिए। तो पूरा का पूरा ये सेक्टर को बर्बाद करने वाला कौन है बताओ? हैं? हम लोग, आप लोग नहीं। और दोष किसको मरते हैं? सरकार को। सरकार बेच रही है। अरे इतना इथिक्स है तो तुम खुद से जाके सब ईमानदारी से काम करो, सरकार क्यों बेचेगी? सरकार पागल है जो अंबानी को अमीर बनाएगी? सरकार क्यों नहीं चाहेगी खुद सरकार के फंड में खूब पैसा हो? क्यों प्राइवेट करेगी? लेकिन प्राइवेट नहीं करेगी तो देश चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करोगे। अरे कुछ दिन पहले जब वहां पर कोचिंग के साइड में एक चाय के दुकान पर गए, तो एक लड़का पता है चाय वाले से क्या कह रहा है? भैया 10-15 दिन और मेहनत करना है बस। चाय वाला बोला ऐसा क्या हो गया भाई कि 15 दिन के बाद तुम मेहनत ही नहीं करोगे? तो नौकरी हो गया ना, लिस्ट में नाम आ गया मेरा। देखो उसकी मानसिकता अभी से बनी हुई है कि मेरी सरकारी नौकरी हो गई तो अब काम नहीं करना पड़ेगा। और हरामखोर वही लोग चिल्लाता है कि सरकारी लोग चीजें क्या हो रही है, प्राइवेट हो रही है, तो होगी नहीं तो क्या होगा? काम ही नहीं करोगे तो मजबूरी है होना। कुछ दिन बाद देखना सरकारी स्कूल भी सीबीएसई होगा, और हो भी जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हो जाना चाहिए। क्या करेंगे फिर? नहीं आज देखो सरकारी स्कूल वाला मास्टर अगर सही से काम करता तो ट्यूशन और कोचिंग का इतना बोलबाला होता क्या? ये बड़े बड़े जो सेक्टर खड़ा हो रहा है आज के डेट में, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकारी सिस्टम नाकामयाब है। इसीलिए तो बिजनेस करने का मौका किसी और को मिल गया, गैप का फायदा कोई और उठा रहा है। उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? बड़े बड़े देखो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2-4 कोचिंगों का नाम इतना ज्यादा हो गया, जबकि वहां जो टीचर पढ़ा रहा है उससे ज्यादा क्वालिफाइड सरकारी टीचर होगा, क्योंकि वो कोई कंपटीशन निकाल के गया है ना, लेकिन वो पढ़ाएगा नहीं। तो सिचुएशन क्या हो गया? उस गैप का फायदा कोई और उठा के ले गया। इसीलिए सरकार ने क्या किया? 89 में अपना प्लान को बदल दिया। और बदलने का मतलब ये कब से आया? सांकेतिक कब से आया? 1 अप्रैल बोलो 1989 से सिस्टम बदलने लगी। और 1951 में तो नई आर्थिक नीति, 1991 में तो नई आर्थिक नीति आ गई। नहीं आ गई क्या? हैं? क्या आई? क्या आया? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। आया कि नहीं आया? क्यों? मजबूरी में ये चीजें आई। आर्थिक नीति आ गई आगे, बट यहां से शुरुआत। अच्छा, पंचवर्षीय योजना में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 8वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या चली बताओ? 8वीं पंचवर्षीय योजना तक आदेशात्मक चली है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से क्या शुरू हो गई बताओ?
सांकेतिक पूरा खुल करके मार्केट में आ गया। और सांकेतिक का अर्थ समझ रहे हैं, ठीक इसका क्या उल्टा। यहां पे सरकार प्राथमिक है, वहां पर निजी क्षेत्र प्राथमिक हो जाएगा। और सरकार क्या हो जाएगी, द्वितीयक हो जाएगी। द्वितीयक मतलब सिर्फ नीति बनाएगी, लेकिन उसको लागू कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। नहीं समझे, लाइसेंस प्रोसेस हार्ड रहेगा कि इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सरकार कहेगी ले जाओ भाई, हम नहीं चला पा रहे हैं, नहीं, और बोलो टैक्स क्या कर देगी सरकार, कम कर देगी। इसका पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। तो आज की डेट में अपने यहां कौन सा सिस्टम चल रहा है, सांकेतिक आर्थिक नियोजन आज की डेट में मुंह फाड़ी हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सांकेतिक ही रहेगा। जैसे जैसे लोगों में नैतिकता और इथिक्स आएगी और लोग काम करने लगेंगे, तो फिर नीति क्या हो सकती है, बदल सकती है। समझ रहे हैं। इसलिए ये जो था वो सरकार के कौन सा आधार पर था, बताओ, भूमिका के आधार पर था। लगता है मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूं, आप लोगों को नहीं समझे क्या। तो जो आज के डेट में देखिए, पढ़े लिखे लोग होना जरूरी इसलिए है कि हम हर बात में सरकार पर ब्लेम लगा देते हैं कि सरकार ये कर रही है, तो क्या करे सरकार, ये भी बता दो। नहीं, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो बता दो। हर स्टूडेंट कन्हैया कुमार बना हुआ है, कमियां खूब निकाल रहा है। चलो हमने तुम ही को प्रधानमंत्री बने थे, तुम इसको ठीक करके बताओ तो। कमी गिनाना बड़ा आसान है, उसको सही करके तो बताओ। नहीं, दूसरा क्या है, लक्ष्य के आधार पर। पहला किस आधार पर था बताओ, भूमिका के आधार पर। अगला क्या है, लक्ष्य के आधार पर। लक्ष्य के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर कहने का मतलब यहां पर भी दो तरह का होता है। पहला होता है भौतिक भौतिक आर्थिक नियोजन, और दूसरा होता है वित्तीय। दूसरा क्या, वित्तीय। वित्तीय आर्थिक मतलब कि फिजिकल इकोनॉमिकल प्लानिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्लानिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टारगेट। टारगेट के आधार पर इकोनॉमिकल प्लानिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल इकोनॉमिकल प्लानिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्लानिंग। देखिएगा, वित्तीय भौतिक प्लानिंग किसको कहते हैं, फिजिकल इकोनॉमिकल प्लानिंग किसको कहते हैं। जब सरकार टारगेट को, टारगेट समझते हैं, लक्ष्य को पैसों में तय न करके बल्कि मात्रा के आधार पर तय कर देती हो, क्वांटिटी के आधार पर तय कर देती हो। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, किस आधार पर बताओ, क्वांटिटी के बेस पर। क्वांटिटी मतलब मात्रा के आधार पर तय करती हो टारगेट को, लक्ष्य को। दूसरा, जब टारगेट को तय क्वांटिटी के आधार पे ना करके किस आधार पे, मनी के आधार पर, पैसे के आधार पर कर देती हो, मुद्रा के आधार पे तय कर देती हो, तो वित्तीय कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सरकार ने कहा कि इस साल हमें 50,000 टन कोयला का प्रोडक्शन करना है, तो टारगेट क्या रखा है, 50,000 टन कोयला। तो ये मात्रा है कि पैसा है, तो वो क्या है, फिजिकल इकोनॉमिकल प्लानिंग हो गया। और सरकार ने अगर ये कह दिया कि 1000, मतलब ऐसा मान लो 1000 लाख $CR, यानी 1000 लाख करोड़ डॉलर सरकार गरीबी उन्मूलन पर खर्च करना चाहती है। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी मिटाने पे खर्च करना चाहती है। तो इस प्लान को आप क्या कहोगे, वित्तीय। तो सरकार जब क्या करती है, अपने लक्ष्य को पैसे के आधार पर बताती हो, क्लियर करके कि इतना रुपया हम खर्च करना चाहते हैं या इतना रुपया हम यहां से कमाना चाहते हैं। तो जब वो पैसों में अपना टारगेट बताता हो, चाहे तो खर्चे का या प्राप्त करने का, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्लानिंग होता है, वित्तीय आर्थिक नियोजन होता है। लेकिन सरकार जब पैसे का चर्चा ना करे, उल्लेख ना करे, बल्कि क्वांटिटी का उल्लेख करे कि इस साल हम इतना टन चाहते हैं, इस साल हम इतना क्विंटल चाहते हैं, तो जब मात्रा के आधार पर अपना लक्ष्य को डिसाइड करेगी तो भौतिक आर्थिक नियोजन, और जब पैसे के आधार पर तय करेगी तो क्या, वित्तीय। इसीलिए अब जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा रहता है भारत सरकार ने वित्तीय नियोजन के तहत यह तय किया। अब समझ जाओ, वो पैसे में बात करेगा कि गरीबी को मिटाने के लिए 1000 CR खर्च करना चाहते हैं, समझ गए। तो वो ऑलरेडी वित्तीय नियोजन आपको समझ में आ गया कि पैसे की बात होगी। और जहां पर मात्रात्मक बात होगी वहां पर क्या होगी, भौतिक। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताता हूं, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक ही बात में दोनों बात रहेगी। जैसे मैं कह दूं कि सैटरडे तक फंडामेंटल राइट कंप्लीट करना है, नहीं, और नहीं अगर कंप्लीट किया तो सबसे 10-10 हज़ार पेनल्टी लूंगा। तो यहाँ पर हमारा दो टारगेट है, 10-10 हज़ार पेनल्टी की बात हमने कर दिया, और दूसरा फंडामेंटल राइट तक कंप्लीट करने की बात कही। तो इसमें कौन सा फिजिकल टारगेट है और कौन सा फाइनेंशियल टारगेट है, ये बताओ। ये जो पेनल्टी है वो क्या है,
फाइनेंशियल वित्तीय हो गया, पैसा लेने की बात किया, और फंडामेंटल राइट तक कंप्लीट करने के लिए एक हमने क्वांटिटी बता दिया, ये क्या है, भौतिक टारगेट। वैसा ही सरकार जब मात्रा बता के अपना लक्ष्य बताती हो तो भौतिक, और जब धन की चर्चा करके बात करती हो तो वित्तीय। लगता है अभी नहीं समझे आप लोग, समझ गए क्या? अच्छा, अब जरा सा एक चीज और समझिएगा, वो है समय के आधार पर। हैं? लगता है जागृति देवी नहीं समझ रही है। किस आधार पर? समय के आधार पर। समय के आधार पर ना 3 प्रकार से नियोजन बनता है, ठीक। सबसे पहला जो है वो क्या है, अल्पकालीन, यानी शॉर्ट टर्म, नहीं क्या, अल्पकालीन, अल्पकालीन आर्थिक नियोजन। दूसरा क्या है, मध्यकालीन आर्थिक नियोजन, मध्यकालीन आर्थिक नियोजन। और तीसरा क्या है, दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन, दीर्घकालीन क्या, आर्थिक नियोजन। जरा सा देखिएगा, अल्पकालीन आर्थिक नियोजन का में किसको कहते हैं, जब सरकार किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए तय करती हो कि इसको हम 1 साल से 3 साल के बीच में इस कार्यक्रम को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। मतलब मैक्सिमम कहां तक बताओ, 3 साल तक, और मिनिमम 1 साल तक। सरकार किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय सीमा कितना रखती हो, 3 साल। तो 3 साल के लिए अगर कोई भी प्लान तैयार करती हो सरकार, तो उसको कहा जाता है क्या चीज, अल्पकालीन आर्थिक नियोजन। और सरकार 3 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए अगर तैयार करती हो तो क्या कहलाता है, मध्यकालीन। और जब सरकार 5 साल से ऊपर 20 वर्षों तक जब तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन। अब ऐसे समझिएगा, इसमें कौन कौन से मसलों को शामिल किया जाता है। कोई वैसा समस्या जो तत्कालीन समस्या हो, तत्कालीन समझते हैं, यानी कि अभी अभी पैदा हुई हो और इसके साथ साथ ये छोटी समस्या हो। नहीं, जब कोई छोटी छोटी टारगेट होती है और जब कोई तत्कालीन नया समस्या पैदा होता है तो उसको अचीव करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए सरकार जो भूमिका निभाती है या टारगेट करती है वो कौन सा होता है, अल्पकालीन होता है। समझ रहे हैं, नहीं समझे? और जब बुनियादी ढांचा कोई तैयार करना हो, बुनियादी ढांचा समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। जब कोई बेसिक स्ट्रक्चर का तैयार करने का अगर प्लान होता है तो अक्सर मध्यकालीन योजना बनता है। जैसे आप लोग देखना कि चाहे कहा जा रहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो क्या था, एक बेसिक स्ट्रक्चर था। तो टारगेट तैयार कब किया गया था इसका, तो लगभग ये मोटा मोटी मान के चला जा रहा था कि 5 साल तो इसमें कम से कम लगेगा। 19 से खूब ढिप ढप शुरू हो गया, देखना ये 24 तक जाएगा, क्योंकि 24 में, हाँ। तो जब सरकार क्या करती है, 5 साल के लिए अगर कोई टारगेट फिक्स करके रखती हो तो वो मध्यकालीन आर्थिक नियोजन कहलाता है। और जब सरकार 5 साल से ज्यादा समय का कोई प्लान करती हो तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घकालीन। और ये जनरली व्यवस्था परिवर्तन, संरचना परिवर्तन का जहां पर मुद्दा होता है, जैसे गरीबी को जड़ से मिटा देना है, तो ये पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सिस्टम बदल जाएगा। तो जब सरकार सिस्टम बदलने का टारगेट करती है, जैसे गरीबी मिटाना, आतंकवाद का खात्मा, तो आतंकवाद के खात्मा करना बेसिक स्ट्रक्चर की बात है कि सिस्टम ही बदलने की बात है। तो आतंकवाद खात्मा, गरीबी खात्मा, याद करिए पंडित नेहरू जब भारत का प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी क्या कहते थे, गरीबी मिटाओ। उनकी बिटिया बनी, गरीबी मिटाओ। उनका नाती बना, गरीबी मिटाओ। उनका नाती का लड़का आजकल कहता है गरीबी मिटाओ। तो अभी तक गरीबी मिटाने का ही योजना चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो दीर्घकालीन योजना है, वो 5 साल में खत्म करने की सवाल ही नहीं। 5 साल में सरकार अगर नाक रगड़ के भी मर जाए ना तो भी इस देश से गरीबी नहीं जाएगा। कारण, क्योंकि छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था में बैठा हुआ समस्या है। तो व्यवस्था को जब बदलने के लिए या आतंकवाद समाप्त करने के लिए में 2-4 दिन में समाप्त नहीं होता, इसके लिए भी बहुत लंबा समय लगता है। तो आतंकवाद का समापन, गरीबी का समापन जैसे व्यवस्था परिवर्तन वाला जो योजना होता है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार जो योजना तैयार करती है वो क्या होता है, ये दीर्घकालीन योजना है। तो समय के आधार पर 3 तरह की योजनाएं बनती है। भारत में जनरली अल्पकालीन और दीर्घकालीन बनता है, मध्यकालीन जो है सरकार थोड़ा कम बनाती है। अभी भी देखना कि राम मंदिर के फैसले वगैरह को लेके इधर चला, लेकिन मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है पिछले साल से। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी किसमें जाएगा, अल्पकालीन। दीर्घकालीन, मध्यकालीन अपने देश में बहुत कम योजनाएं तैयार होती हैं। समझ रहे हैं?
हाँ, अगर तुमसे पंचवर्षीय योजना वाला बात पूछा जाए तो पंचवर्षीय योजना का अधिकतम समय कितना होता है? 5 साल का, तो वो इसमें आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये किस आधार पर हो गया? समय के आधार पर। तो समय के आधार पर ये 3 प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए दीर्घकालीन योजनाओं में किनको शामिल किया जाता है तो बता दोगे? जहां पर स्ट्रक्चर को ही क्या करना हो? बदलना हो, चेंज करना हो। तो ये छोटी मोटी प्लान से तय नहीं हो पाता, इसलिए इसमें दीर्घकालीन होता है। समझ रहे हैं? अगला देखिएगा, और वो है सरकार की भूमिका के आधार पर तो हो गया था। सरकार की निर्णयन समझते हैं? डिसीजन। एवं क्रियान्वयन समझते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सरकार की डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन के बेस पर, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकल प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब निर्णय और क्रियान्वयन के आधार पर आर्थिक नियोजन को 2 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला कौन सा है? बोलो। तो सबसे पहला है क्या चीज बताओ? सबसे पहला है केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन। केंद्रीकृत के लिए इंग्लिश शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिकल प्लानिंग। केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन का मतलब क्या? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिकल प्लानिंग। ये जरा सा समझना इसको ध्यान से कि इसमें क्या होता है। ठीक है, केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन, जब किसी भी योजना को तैयार करती हो केंद्र सरकार, माने उस योजना को पूरा प्रिपेयर कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ जाइएगा पहला चीज कि इसको तैयार कौन करेगा? हाँ, यह योजना तैयार की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, पहली बात। लेकिन इसको लागू किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसको लागू जो है वो केंद्र सरकार स्वयं भी कर सकती है, या ये स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार के द्वारा भी लागू करवा सकती है। केंद्रीकृत में सिर्फ ध्यान रखिएगा, केंद्रीकृत में तैयार तो श्योरली कौन करेगा? केंद्र ही करेगी। लेकिन जब उस योजना को लागू करने की बात की जाएगी तो उसको लागू केंद्र स्वयं भी कर सकती है और राज्य से भी करवा सकती है। लेकिन अगर राज्य से करवाएगी तो राज्य सरकार उस प्लान में अपने मर्जी से थोड़ा बहुत चेंज नहीं कर सकता। जैसे प्लान तैयार करके केंद्र सरकार ने दिया है, राज्य सरकार को ठीक वैसे ही क्या करना पड़ता है? लागू करना पड़ता है। समझ रहे हैं? केंद्र सरकार अगर तैयार किया और लागू केंद्र सरकार खुद कर दिया तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने तैयार किया और लागू किससे करवाया? राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन। तो राज्य सरकार के दिमाग में पहले से सेट हो जाता है कि इसमें हम रत्ती भर भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो राज्य सरकार के पास इसमें हेर फेर करने का क्षमता, बोलो, नहीं होता। यानी कि जैसे उसको डायरेक्शन दिया गया है, राज्य सरकार ठीक वैसे ही उसको क्या करती है? लागू करती है। नहीं तो इसको क्या कहेंगे? केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन कहेंगे। ठीक। और भारत सरकार शुरू कहने का मतलब 1947 से लेकर के लगभग कहां तक? बोलो, 8वीं योजना तक केंद्रीकृत ही बनाती रही, 1989 तक। समझ रहे हैं? तो केंद्रीकृत कहने का मतलब क्या? कि केंद्र सरकार अपने मर्जी से बनाती थी और राज्य सरकार को सौंप देती थी, और राज्य सरकार को वही करना पड़ता था। कंपनी को छीनना है, चलो छीनो। केंद्र सरकार ने कह दिया कि इसकी सरकारीकरण, तो राज्य सरकार को उसका क्या करना पड़ता था? सरकारीकरण करना पड़ता था, चाहे उसके संबंध चाहे जितने अच्छा हो किससे? कंपनी के मालिक से। केंद्रीकृत योजना में राज्य सरकार अपने मर्जी से थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट नहीं हो सकती, जैसे कहा गया है वैसे ही करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? अच्छा, विकेंद्रीकृत राज्य किसको कहते हैं? सो देखिएगा क्या दूसरा है विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत आर्थिक नियोजन का मतलब समझ रहे हैं? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिकल प्लानिंग। समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है सो देखिएगा, इसको भी समझना। इसको भी तैयार करती है केंद्र सरकार ही, पहली बात। इसको भी तैयार केंद्र सरकार करती है, इसको भी तैयार केंद्र सरकार ही करती है। इसको लेकिन लागू करने की बात जो आती है, ये लागू जो है वो राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार समझते हैं? पंचायती राज वगैरह वाला, प्रधान वगैरह वाला नहीं। तो जहां पर भी विकेंद्रीकृत योजना बन गया तो उसको बनाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उसको लागू करने के लिए किसको दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को या
हाँ, अंतर बस इतना है कि आवश्यकता पड़ने पर ये अपने हिसाब से इसमें हेरफेर कर सकते हैं। लगता है नहीं समझे, यहां हेरफेर क्या कर सकते हैं, ये कर सकते, खास यही अंतर है। अब देखिएगा क्या है कि केंद्र सरकार ने गरीबी मुक्त करने के लिए क्या किया, एक योजना दे दिया और वहां पर यह बना दिया कि महिलाओं पर 60% खर्च किया जाए और पुरुषों पर 40% खर्च किया जाए। केंद्र सरकार ने बना के दे दिया और वो योजना उत्तर प्रदेश में आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे राज्य की स्थिति थोड़ा बाकियों से क्या है, अलग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पुरुष और महिला के ऊपर बराबर खर्च किया जाए, 50-50। तो राज्य सरकार इस डायरेक्शन को जितना जरूरत है उतना क्या कर लेगा, वो बदल लेगा और 50-50 खर्च कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लिखा हुआ है, विकेंद्रीकृत योजना। तो विकेंद्रीकृत योजना को तैयार केंद्र ही सरकार करती है, लागू राज्य या स्थानीय करती है। लेकिन इसमें जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार या स्थानीय सरकार अपने हिसाब से चीजों में क्या कर लेती है, बदलाव एक सीमा तक कर लेती है। समझ रहे हो? लेकिन केंद्रीकृत योजना है तो उसमें बदलाव नहीं कर सकती, जैसे है वैसे ही लागू करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और यह भी शुरुआत कब से हुआ, 1 अप्रैल 1989 से। यह विकेंद्रीकृत योजना बनना ही शुरू हुआ इस टाइम से। इसके पहले विकेंद्रीकृत योजना बनता ही नहीं था, सारा योजना क्या बनता था, केंद्रीकृत बनता था। इस टाइम से विकेंद्रीकृत योजना बनना शुरू हो गया। और सबसे मजेदार बात पता क्या है, भारत की पहली विकेंद्रीकृत जो योजना है वो कौन सा है बताओ? भारत का फर्स्ट विकेंद्रीकृत योजना है जवाहर, क्या, जवाहर योजना। समझ रहे हैं? हाँ, जवाहर योजना भारत का पहला, जवाहर योजना भारत का पहला क्या है, विकेंद्रीकृत योजना है। यह पहला विकेंद्रीकृत योजना है। समझ रहे हैं? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया, स्टेट सरकार के हाथ में सौंपा, लेकिन स्टेट सरकार उसके प्रारूप में अब जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से बदलाव कर लेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जितना भी 28 स्टेट है, सभी की स्थिति एक जैसी नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ने पर स्टेट सरकार को इतना ऑथोराइज्ड होता है कि वो इसमें बदलाव कर सकता है। समझ रहे हैं? तो इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकृत योजना। नहीं समझे? अच्छा, इसको विकेंद्रीकृत क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब है कि पूरा पावर सेंटर के पास नहीं रहा, कुछ ये राज्यों के पास भी पावर दिया गया। माने पावर को क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। और केंद्रीकृत में क्या है, राज्य कुछ कर ही नहीं सकती, मतलब उसके पावर को छीन के एक जगह रख दिया। तो ये सेंट्रलाइज्ड और ये डिसेंट्रलाइज्ड। लगता है नहीं समझे आप लोग? समझ रहे हैं? अगला देखिएगा क्या है, कुछ और भी योजनाएं हैं जो अन्य आधारों पर बांट दिए गए हैं ऐसे ही। समझ रहे हैं? उसमें सबसे पहला योजना है क्षेत्रीय योजना। कौन सा योजना, कौन सा योजना, क्षेत्रीय योजना। क्षेत्रीय योजना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग। ठीक है, क्षेत्रीय योजना मतलब सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग। ठीक है, क्षेत्रीय योजना जो है वो दो तरीके से, दो आधारों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। पहला भौगोलिक, भौगोलिक समझते हैं, जियोग्राफिकल, भौगोलिक, और दूसरा आर्थिक। दूसरा क्या, आर्थिक। देखो, भौगोलिक और आर्थिक, ये दोनों आधारों को, ज्योग्राफिकल और क्या, इकोनॉमिकल, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या, एक लॉजिक से समझ में आएगा, ये समझने वाली बात है। जागृति समझो पहले इस चीज को, उसके बाद लिखना। देखो, जो क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन है इसका खास क्या होता है ये देखिएगा। आप देखो उत्तराखंड की स्थिति और आप देखो उत्तर प्रदेश की स्थिति। जबकि पहले उत्तराखंड एक समय में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। अगर वर्ष 2000 के पीछे चले जाएं तो एक ही था। लेकिन देखते थे क्या कि वो वाला क्षेत्र का एक हिस्सा ऐसा था जो पहाड़ों पर बसा हुआ था। वर्षा वर्षा होती थी नहीं, वर्षा तो खूब नीचे होती थी, लेकिन वो ढुरक करके वर्षा कहाँ जाता था, नीचे, वो पहाड़ी क्षेत्र पर है नहीं, वहां से चीजें सोचो। गंगा की निर्माण वहीं हो रही है ना, सारी नदियां वहीं निकल रही है, लेकिन पानी जो है वो ढाल के कारण तेज गति से कहाँ जाती है, मैदानी क्षेत्र में नहीं आ जाती है। तो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, अलग है। किसकी, उत्तराखंड की। और अपनी भौगोलिक स्थिति क्या है, अलग है। तो यहाँ के लोग जो है वो धीरे धीरे विकसित हो जा रहे थे। कहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। और भौगोलिक दृष्टि उनका अलग होने के कारण उनकी आर्थिक विकास इतनी नहीं हो पा रही थी।
इसलिए वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया कि हमारा भी विकास होना चाहिए और वहां की सरकार नहीं करती है, इसलिए हमको अलग कर दो। तो 2000 में वो अलग हो गई। नहीं समझे? और जब वो अलग हो गई और भारत सरकार एक ऐसा प्लान करे कि भैया वो भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश आगे क्यों रहेगा, उत्तराखंड को भी उसके बराबर में लेके आना है, तो उत्तराखंड के लिए स्पेशल सरकार क्या करेगी, योजना बनाएगी। तो ये पूरे देश के लिए योजना है कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए है, तो उसको क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन कहेंगे। और उत्तराखंड के लिए सरकार अलग से योजना बनाने की बात क्यों कर रही है, भौगोलिक स्थिति के कारण। अच्छा, बिहार और उत्तर प्रदेश में तुलना कर लिया जाए तो यहां भौगोलिक विषमता ज्यादा नहीं है, आर्थिक विषमता। वो आर्थिक रूप से पीछे या आर्थिक रूप से आगे, लेकिन इसमें भूगोल जिम्मेदार ज्यादा नहीं है। तो सरकार वहां पर कौन दृष्टि से बनाएगी, आर्थिक दृष्टि से। तो क्षेत्र दो ही तरीके से पिछड़ा होगा, चाहे तो भौगोलिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से। और इसको बराबरी करने के लिए सरकार जो पिछड़ा है उसके लिए अलग से योजना बनाएगी। तो उसको आप क्या कहोगे, उसको कहोगे क्षेत्रीय योजना, सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग। कई बार आप देखोगे कि छोटे मोटे जिला के लिए भी सरकार क्या करती है, अलग से योजना बनाती है। क्या उत्तर प्रदेश की सारी जिला का आर्थिक स्थिति इक्वल है क्या? लेकिन योगी बाबा चाहते हैं कि सभी की बराबर हो। तो क्या करेंगे, किसके लिए वो योजना बनाएंगे, जो आगे निकला हुआ है उसके लिए कि जो बैकवर्ड है उसके लिए? तो उसको क्या कहोगे, सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग। जब भारत सरकार या राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लिए स्पेशल प्लान करती हो, नहीं, ताकि सभी क्षेत्र क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन। और ऐसा क्यों करती है, ये आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, कि जब कोई क्षेत्र पिछड़ा रहता है और कोई क्षेत्र अगड़ा रहता है तो वहां से लोग उठ के कहां जाते हैं, काम के तलाश में यहां आते हैं, और यहां पर जन संघर्ष हो जाता है। जनता आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करने लगती है, नफरत का शिकार, दंगा का स्थिति, ये सारा चीज बन जाता है। इसलिए सरकार चाहती है कि दंगा न हो, जो जहां है वहीं रहे। रही बात रोजगार की, तो कानपुर में जनाधिक्य है, रोजगार भी बहुत है, दूसरे जिलाओं में वो रोजगार नहीं है, तो वहां भी रोजगार हम पैदा कर देंगे ताकि तुमको यहां नहीं आना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन। लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हो। दैट इज सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लान। और सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग इज क्या, रिक्वायर्ड। सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग रिक्वायर्ड है हमारे देश में, जरूरी है हमारे देश में। झारखंड की स्थिति क्या वैसा ही है, उड़ीसा की स्थिति जाके देखिए, उड़ीसा की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। नहीं, हर राज्य की स्थिति बराबर नहीं है। तो भारत सरकार को क्या चाहिए कि सबके लिए बराबर ही प्लान करे, कि जहां पर नीड है उसको थोड़ा ज्यादा, उसके लिए ज्यादा बनाए। तो सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसी को बोलते हैं सेक्टोरियल इकोनॉमिकल प्लानिंग। समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर हुआ, समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है अनवरत, अनवरत योजना। इसके लिए इंग्लिश शब्द यूज है इसके लिए, रोलिंग प्लानिंग। रोलिंग प्लानिंग, ROLL, रोलिंग प्लानिंग, रोलिंग प्लानिंग। इसको जरा सा एक चीज देखना ध्यान से, समझो। रोलिंग प्लानिंग क्या होता है इसको देखा जाए, नहीं, अनवरत योजना क्या होता है वो देखिए। एक एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, इस लड़की को कहा कि तुम 6 महीने में पूरा लक्ष्मीकांत रट के मुझे सुनाओ। तो हमने क्या किया, जैसे होता ना कि एक ही साथ गाय और भैंस को ढेर सारा चारा डाल देते, उठा के एक ही बार लो, तो क्या करता है, आधा खाता है, आधा अपने पैरों से इधर उधर मार के गिरा देता है, क्योंकि एक ही बार तुमने उसको सारा दे दिया। लेकिन कोई बैठ जाए थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे दे तो वो सारा खा जाएगा। नहीं समझे? ठीक उसी तरीके से उसको हमने कहा 6 महीने में तुमसे हम लक्ष्मीकांत सुनेंगे, 2 दिन मेहनत करेंगे, तीसरे दिन से डाउन होने लगेगी। लेकिन मैं क्या करूं, इसको एक एक पेज डेली दूं, नहीं, ये 4-4 पेज डेली दे दूं। तो 4-4 पेज अगर मैं डेली सुनूं इससे, या 6 महीना बाद इकट्ठा लक्ष्मीकांत सुनूं, ज्यादा अच्छा प्लान कौन सा है, जो डेली हम 4-4 पेज इससे पूछें और ये डाइजेस्ट भी कर जाएगी, याद भी हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो अनवरत योजना क्या होता है सो देखिएगा। अनवरत योजना वार्षिक होता है। रोलिंग मतलब एक कंटिन्यू रोल करता रहता है, रुकता नहीं। रोलिंग करने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए इकट्ठा सरकार प्लान तो कर लेती है,
लेकिन फिर सुस्त होकर बैठ जाती है तो वो योजना असफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसी को 5 साल को टुकड़ों टुकड़ों में 5 हिस्सों में क्या कर ले, बांट ले कि 1 साल में इतना पूरा करना है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, 5वें में इतना। तो ज्यादा अच्छे से टारगेट कौन अचीव हो जाएगा, हर साल वाला। तो एक्चुअली क्या होता है जरा सही से समझना। जैसे मान लो कि एक हमने तय किया ऐसे, क्या नाम है तुम्हारा, जागृति, आज डेट क्या है 31, अरे कल से नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 31 मार्च 2023, और कल एक नया आ जाएगा वित्तीय। लेकिन हम 6 महीने बाद इससे पूछने वाले हैं, समझ रहे हो। मानो चलो इसको टारगेट देते हैं नवंबर तक, कि नवंबर 2023 में हम इससे क्या करेंगे, पूरा लक्ष्मीकांत सुनेंगे, और आराम से मैं भी सो गया, ये भी घर में सो गई, और नवंबर में दिखी ही नहीं। तो सिचुएशन क्या है कि इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। इतना पूरा कर दी, हाँ, तो काम खत्म हो गया कि नहीं, अगला टारगेट इसी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पीछे वाला में हमेशा अगला टारगेट को जोड़ दो। फिर इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, हाँ, तो अभी इतना और बाकी है, इसको और इसको कर लो। नहीं समझे, इतना पूरा हो गया, हाँ, तो पीछे वाला कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, इसको अगला वाला को जोड़ दो। तो प्रत्येक साल, इस साल जो काम चल रहा है ना, उसी काम में अगला साल ला करके क्या कर देना है, काम को फिर से जोड़ देना है, ताकि ये चीज क्या होता है, रोल होता रहे और ये काम चलता रहे। इसी को कहा जाता है अनवरत योजना। जब सरकार किसी भी बड़ी टारगेट को पूरा करने के लिए संपूर्ण कार्य को साल साल में क्या कर लेती हो, डिवाइड कर लेती हो, और प्रत्येक वर्ष नहीं, पिछले में जो लक्ष्य प्राप्त किया है उसको अगले साल में जो बचा हुआ टारगेट है उसको क्या कर दे, जोड़ दे, उसको जोड़ दे, और इसको कंटिन्यूटी में चलाए, तो इसको क्या कहा जाता है बताओ, अनवरत योजना। भारत में अनवरत योजना अभी तक एक ही बार बनी, 1978 से 83 के लिए एक बार बनी थी। 1978 से कब तक, 1983 के लिए। मतलब ये 5 साल की जो योजना थी उसको एक एक साल में बांट लिया गया था, पहली बार बनाई गई थी 5 साल को एक एक साल बांट करके, समझ रहे हैं। और क्यों बना, क्योंकि 77 में सरकार पलट गई थी, नई सरकार को लगा कि वो तो पंचवर्षीय करते आ रही है और अभी तक उसका योजना इतना कोई खास सफल नहीं होता, हम नया प्रयोग करके देखते हैं। तो नई सरकार ने नया प्रयोग किया, 3 साल तक तो चली, 78, 79, 80, और 80 में खुद ही सरकार गिर गई। तो 80 में किसकी सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की वापस से। तो उन्होंने फिर से अनवरत योजना को 31 मार्च में प्लान खत्म हो जाता है, 31 मार्च 1980 में ही इसको क्या कर दिया उन्होंने, सदा के लिए रोक दिया। तो 78 से 80 यही चला अनवरत, बाकी अभी तक अनवरत योजना अपने देश में नहीं चला है। समझ आया। तो पहली बार एक सरकार आई थी, जनता दल की सरकार, जो कहा कि पंचवर्षीय योजना जो हम टारगेट फिक्स करते हैं एक्चुअल में वो पूरा नहीं हो पाता है इकट्ठा, इसलिए हर साल उसको बांट के कर लेना चाहिए। लेकिन अगली सरकार ने इसका प्रयोग नहीं किया, समझ रहे हैं। वो कहा कि हम ऐसे 5 ही साल में करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये था अनवरत योजना। लगता है आप लोग नहीं समझे अनवरत। प्रत्येक पिछले साल में अगले साल के टारगेट को क्या कर देना, जोड़ देना, ताकि योजना चलते रहे, बीच में रुके नहीं। अरे लगता है नहीं समझ रहे हो यार। अगला है गांधीवादी योजना। क्या, गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना, ठीक है, गांधीयन प्लानिंग है ना। देखो ये क्या था, गांधी जी का एक हमेशा बड़ा सुंदर सा भाषा हुआ करता था, हम सबके लिए और सब हमारे लिए। इसी कंसेप्ट पर ये योजना है, बस इसको याद रखिएगा, हम क्या, सबके लिए। इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम हम सबके लिए और क्या, सब हमारे लिए। एक बार यही वाला चीज सिखा दिया था कि इसने अनाड़ी मूवी देखे हो, अनाड़ी मूवी में जॉनी लीवर को यही सिखा दिया गया कि कल्लू पहलवान की बीवी मर गई है नहीं, इसके पहले स्थिति क्या, इसके पहले जो है कि गांव में एक आदमी के माँ मर गया था, तो मैं जाकर के बोला कि भैया ये तुम्हारी ही माँ नहीं थी, सबकी माँ थी, मैं तो कहता हूँ पूरे संसार की माँ थी, तो मेरे नाम पे बहुत तालियां बजी, तो तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारे नाम पे तालियां बजे तो तुम भी जाओ। तो जॉनी लीवर बोला कि तुम्हारे टाइम में तो किसी की माँ मर गई थी, तो तुमने जाके तालियां बटोर ली, और क्या बोल के बटोर ली कि ये तुम्हारी ही माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, मैं तो कहता हूँ गांव की माँ थी, पूरे संसार की माँ की। तो बोला आज कालू पहलवान की बीवी मर गई है, जाके सेम स्टेटमेंट मार दिया उसने कि ये तेरी ही बीवी नहीं थी, हम सबकी बहुत मार खाया था।
इसका मतलब यहाँ पर समझ रहे हो, कुछ चीज़ों को छोड़ करके नहीं हम सबके लिए और सब हमारे लिए नहीं, कुछ चीज़ों को छोड़कर, इसमें स्टार लगा है, ठीक है। बाकी मामलों में अगर देखा जाए तो समझ रहे हो, हम सबके लिए और सब हमारे लिए, गांधी का अर्थ ये था कि इसका कहने का मतलब था कि सब हमारे विकास के लिए सोचें और हम भी सबके विकास के लिए सोचें, यानी सार्वजनिक सोच होना चाहिए। नहीं समझे? जैसे कई बार तुम लोग क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारा विकास हो जाए, जैसे दिन भर सोच नहीं कि चीनी में जो है क्या काकड़ पत्थर सब मिला करके वो बेच देते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि सिर्फ इसका विकास हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए। गांधी ने कहा था ये गलत बात है। गांधी ने क्या कहा था? हम सबके लिए और सब हमारे लिए, सबका विकास हमारा विकास, हमारा विकास सबका विकास। तो इस सोच को क्या कहोगे बताओ? इस सोच को क्या कहोगे? सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक विकास की बात गांधी जी हमेशा किया करते थे। इस सेंस से यही निकल के आता है, सार्वजनिक विकास। और इसके अंदर में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया था? कुटीर उद्योग पर। कुटीर उद्योग समझते हो? यानी गांव गांव में सभी को छोटे छोटे उद्योगों से क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। और जब गांव का विकास होगा तो गांव के बहाने कस्बे का विकास होगा, क्योंकि गांव डेवलप करता है तो अपने चीजों को लेकर कस्बा में बेचता है, कस्बा डेवलप करेगा जिला डेवलप करेगा, जिला डेवलप करेगा राज्य डेवलप करेगा, राज्य डेवलप करेगा देश डेवलप करेगा। इसलिए इन्होंने कहा था कि कुटीर उद्योगों पर जोर दिया जाए। बड़े बड़े कंपनियों पर जोर देने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कंपनियों पर जोर दी जाए, गांव के प्रत्येक लोगों के हाथ में रोजगार दे दिया जाए। तो ये योजना किसका था? गांधी जी का सपना था, इसलिए इसको गांधीवादी योजना कहा जाता है। समझ रहे? जब भी कुटीर उद्योग के ऊपर में सरकार बात करेगी, जब भी छोटी छोटी चीजों पर बात करेगी, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? गांधीवादी योजना। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं? अब जरा सा समझिएगा, वो है क्या? योजना अंतराल। योजना क्या? बोलो। योजना अंतराल। अच्छा जागृति, एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कितने कारणों से छूट सकता है? पढ़ाई कितने कारण से गैप हो सकता है? अंतराल मतलब गैप, प्लानिंग गैप। योजना अंतराल मीन्स प्लानिंग गैप। दो तरीके से छूट सकता है, एक क्या? आर्थिक कारण से, और दूसरा गैर आर्थिक कारण से। गैर आर्थिक कारण मतलब जिसका पैसे से कोई संबंध नहीं, जैसे मान लो कि तुम्हारी मैरिज सेटल हो जाए, या चलो बीमार हो जाओ, तो ये जो कारण है पढ़ाई छूटने का, गैप होने का, इसमें सिर्फ पैसा जिम्मेदार है क्या? उसी तरीके से सरकार कोई योजना बनाए, लेकिन बीच में सरकार की बनाई गई योजनाएं कुछ समय के लिए रुक जाए, और उसका कारण क्या हो? आर्थिक या क्या? गैर आर्थिक। दोनों में से कोई भी हो सकता है। लगता है नहीं समझे? आर्थिक या क्या? गैर आर्थिक। आर्थिक या गैर आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल या नॉन इकोनॉमिकल रीजन, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी भी वजह से योजना अगर कुछ समय के लिए क्या हो गई? रुक गई, आगे वर्क नहीं कर पाई, तो उसको आप क्या कहोगे? योजना अंतराल। जैसे मान लो कि भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि 2018 से 23 तक हम ये काम कर देंगे, योजना बनाई, लेकिन बीच में 20 और 21 जो है कोरोना के कारण पूरा देश बंद रहा। तो ये पैसे के कारण कंपनी बंद हुई कि कोई और कारण था? कोई और कारण था। तो इसको योजना गैप कहेंगे। लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हो। तो योजना गैप जो है वो कितने साल, कितने बार आ गया जानते हो? 66 से 69 तक, 78 से 80 तक और 90 से 90 तक। 3 बार योजना गैप आ चुका है। समझ रहे हैं? कब से कब तक? 66 से 69 तक, 78 से 80 तक और 90 से 90 तक, मतलब कुछ महीनों तक रहा था ये। भाई 90 में ही चालू हुआ, कुछ महीने बंद होके 90 में ही स्टार्ट हो गया। तो ये योजना क्या था बताओ? गैप था। योजना गैप किसको कहोगे? जब कोई भी चलती हुई योजना आर्थिक या गैर आर्थिक किसी भी कारण से अगर योजना कुछ समय के लिए रुक जाए तो उसको आप क्या कहोगे? योजना अंतराल कहोगे। समझ रहे हैं? दैट इज योजना गैप, यानी प्लानिंग गैप। अगला योजना अवकाश है। दोनों देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन अंतर समझा दूं। योजना क्या? अवकाश। अवकाश मतलब छुट्टी, है ना? मतलब कि क्या बोलोगे इसको? प्लानिंग हॉलीडे। प्लानिंग गैप और प्लानिंग हॉलीडे में अंतर है। प्लानिंग गैप का कारण दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? आर्थिक और गैर आर्थिक कुछ भी। लेकिन योजना अवकाश तब कहेंगे जब इसके लिए कारण सिर्फ क्या हो? आर्थिक।
जब सिर्फ आर्थिक कारण हो तो वहां पर क्या कह देंगे, अवकाश। और जहां पर आर्थिक या गैर आर्थिक कुछ भी हो तो क्या कहेंगे, अंतराल। तो यहां पर जो ये 66 से 69 वाला था, नहीं समझे, ये वाला पहला वाला, ये पैसे के कारण हुआ था। गैप, 3 साल सरकार योजना नहीं चला पाई थी क्योंकि आपका फंड में पैसा ही नहीं था। तो इसको आप क्या कहोगे बताओ, इसको कहोगे प्लानिंग हॉलीडे। इसका मतलब क्या है, सारा योजना अवकाश योजना अंतराल होता है, लेकिन सारा योजना अंतराल योजना अवकाश नहीं होता, क्योंकि इसमें भी तो आर्थिक कारण है ना। आर्थिक कारण और कोई भी हो योजना अंतराल है, और आर्थिक रहेगा तो योजना अवकाश। तो सिर्फ आर्थिक रहेगा तो योजना अवकाश कहेंगे, नहीं समझे, और गैर आर्थिक रहेगा तो सिर्फ अंतराल कहेंगे, और आर्थिक है तो क्या है कि ये दोनों है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सारा ये है, लेकिन ये सारा ये नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे कि 66 से 69 तक गैप भी था और अवकाश भी था, लेकिन ये दोनों सिर्फ क्या था, अवकाश, गैप था, अवकाश नहीं था, क्योंकि इसके लिए कारण जिम्मेदार पैसा नहीं था, इसके लिए जिम्मेदार था राजनीतिक अस्थिरता। क्यों, सरकार आ रही थी और जा रही थी। 78 में मोरारजी देसाई पीएम बने, 79 में गिर गए, चौधरी चरण सिंह बने, 6 महीने बाद वो भी गिर गए, 80 में इंदिरा गांधी आई। सरकार राजनीतिक स्थिरता के कारण योजनाएं नहीं चल पाई, तो इसको क्या कहेंगे, योजना अंतराल। तो योजना अंतराल कब कहोगे, जब आर्थिक या गैर आर्थिक कोई भी कारण हो, और सिर्फ आर्थिक कारण हो तो योजना अवकाश। समझ रहे हैं, तो एक ही बार ऐसा हुआ। लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हो यार, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2-3 चीज और समझिएगा बस। बेलआउट, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, जागृति, राहत शब्द सुने हो, राहत फतेह अली खान नहीं, राहत, और एक होता है प्रोत्साहन, है ना। राहत के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या चीज है, राहत के लिए इस्तेमाल किया गया है बेलआउट पैकेज, बेलआउट पैकेज, और प्रोत्साहन के लिए इस्तेमाल किया गया है स्टिमुलस पैकेज। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टिमुलस पैकेज क्या होता है और दूसरा क्या, बेलआउट पैकेज क्या होता है, तो कैसे समझाओगे। देखो, जब कोई कंपनी या अर्थव्यवस्था किसी डेंजर में फंस जाए, मतलब जैसे कि आजकल देख रहे हो कि से बोडा और आइडिया बेचारा जो है एकदम फंस गया है क्राइसिस में, तो जब कोई भी इकोनॉमी क्या बोलो एकदम से अटक जाए समस्या में और वो स्वयं को निकालने में सक्षम न रहे, तो सरकार जो उसको क्या करती है, एक पैकेज देती है हेल्प के रूप में, उसको बेलआउट कहा जाता है। जैसी सरकार ने पैसा दिया किस लिए, उस समस्या से उसको निकालने के लिए, तो बेलआउट पैकेज कहलाता है। लेकिन समस्या में अभी फंसा नहीं है, लेकिन फंसने का पूरा चांस है, तो फंसने से पहले ही उसको पैकेज दे दे ताकि ना फंसे, तो उसको स्टिमुलस पैकेज कहा जाता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बेलआउट और स्टिमुलस पैकेज। सरकार बेलआउट पैकेज कब देती है, जब अर्थव्यवस्था फंस चुकी है, नहीं, और स्टिमुलस पैकेज कब देती है, जब फंसी नहीं है, फंसने का चांस है, मतलब प्रोत्साहित करना और राहत देना। राहत का मतलब जब वो फंस चुका हो तब उसको राहत दिया जाता है, और अभी फंसा नहीं हो लेकिन फंस जाएगा तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है, प्रोत्साहन कर दिया जाता है ताकि वो फंसे ना। तो उस पैकेज को क्या कहते हैं, स्टिमुलस पैकेज कहते हैं। लगता है अभी नहीं समझे आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये 2-3 चीज़ और है बस। एक है क्या, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नवनिवेश। ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए हिंदी शब्द क्या है, नवनिवेश, हरा निवेश नहीं, नवनिवेश। नवनिवेश मतलब नया निवेश, नवनिवेश। ये क्या है सो देखिएगा, कोई वैसा क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा, पिछड़ा समझते हैं, मतलब मान लो कि वहाँ पर कोई कंपनी वगैरह लगा हुआ नहीं है, नहीं, और कोई कंपनी का मालिक आकर के उन क्षेत्रों में कंपनी लगाने के लिए इन्वेस्ट करता हो, जो क्षेत्र पिछड़ा है, समझ रहे हैं, जहाँ पर कंपनीज वगैरह नहीं है, वहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, और कोई कंपनी का इंडस्ट्री आकर के क्या करे, उस क्षेत्र में आके कंपनी लगाए,
तो वो जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी वाला, उसको क्या कहेंगे? ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ग्रीन इन्वेस्टमेंट कब कहा जाता है? जब पिछड़े क्षेत्र में निवेश किया जाता है। और ये कब होता है? इसके लिए सरकार क्या करती है पता है? टैक्स में कमी कर देती है। जैसे ऐसे समझो, मान लो कि ये अंबानी है और मैं मान लो कि मोदी हूं, मान लो ना। तो सिचुएशन ऐसा है कि मैं देख रहा हूं क्या कि कुछ ऐसे जिला हैं जहां कंपनी नहीं है, पानी नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन ये अंबानी है, चाहती है क्या कि हम कानपुर में कंपनी लगाएं। ये तो हम देख रहे हैं क्या कि मैं सरकार हूं तो मैं तो चिंता इसका भी करूंगा और उसका भी करूंगा। तो मैं इसको कहूंगा कि देखो, अगर तुम यहां कंपनी लगाओगे तो 18% टैक्स लूंगा, लाइसेंस का फीस इतना लूंगा। फिर धीरे से क्या पूछेंगे? अच्छा अगर वहां लगाया तो चलो टैक्स तुमसे 10% लूंगा, लाइसेंस फीस भी इतना कम कर दूंगा। तो ये क्या करेगी? इस चक्कर में प्रमोट होकर के जहां जाकर के वहां इन्वेस्ट कर डाले। तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी करती नहीं है, सरकार टैक्स में कमी करके, लाइसेंस फी में कमी करके वहां करवा देती है, ताकि वो क्षेत्र भी क्या हो जाए? उसी में आ जाए। अच्छा, ये वहां क्यों नहीं करना चाह रही थी शुरू में? क्योंकि इसको हमेशा लगता है कि वहां कोई पहले क्यों नहीं किया। लगता है वहां क्रिमिनल्स लोग ज्यादा होंगे, आतंकवादी लोग ज्यादा होंगे, वहां अगर हमने किया तो हमसे वो रंगबाजी टैक्स मांगेंगे, हो सकता है हमारे कंपनी को बॉम्ब लगा के उड़ा दे। तो ऐसा जगह क्यों करना जहां खतरा हो? हम ऐसा जगह क्यों नहीं करें जहां पर लाखों कंपनियां पहले से काम कर रही हो, ताकि हमारा सेफ रहे। तो हर कंपनी वाला क्या चाहते हैं कि वहां कंपनी लगाएं जहां पहले से बहुत सारी कंपनी हो। लेकिन सरकार चाहती है कंपनी कहां लगे? जहां कंपनी नहीं है। तो जहां कंपनी नहीं है वहां निवेश कराना क्या है? ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए सरकार कैसे लगवाती है समझ रहे हो? टैक्स कम करना, लाइसेंसिंग फीस कम करना, जमीन कम कीमत पर अलॉट करवा देना, समझ रहे हैं? तो ये सब सुविधाएं सरकार देती है ताकि क्या हो? ग्रीन इन्वेस्टमेंट हो। लगता है नहीं समझ रहे हो? अगला क्या है? ब्राउन इन्वेस्टमेंट। ब्राउन ब्राउन भूरा इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? भूरा निवेश। हाँ, ये कब कहते हैं? जब क्षेत्र क्या हो बताओ? पिछड़ा नहीं हो बल्कि क्या हो? अगड़ा हो। मतलब कि वहां की स्थिति क्या है बताओ? बहुत अच्छी है, और वहीं निवेश करे, तो इसको क्या कहेंगे? ब्राउन इन्वेस्टमेंट। ब्राउन इन्वेस्टमेंट यही होता है, समझ रहे हो? जब पहले से जो क्षेत्र डेवलप्ड है वहां इन्वेस्ट करना ब्राउन इन्वेस्टमेंट है। और सरकार यहां पर क्या करती है? रियायत नहीं देती। सरकार यहां पर कम पैसे में जमीन अलॉट नहीं करवाती। फिर भी कंपनी ज्यादा लोड लेना चाहती है लेकिन खतरा लेना नहीं चाहती, नहीं। इसलिए यहां अगर निवेश हुआ अगड़े क्षेत्रों में तो भूरा निवेश, और जब पिछड़े क्षेत्रों में निवेश हुआ तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट। लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अगला लास्ट है क्या? बिग बैंग इन्वेस्टमेंट। क्या? बिग बैंग इन्वेस्टमेंट। एक ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी पढ़े होंगे, ये वो वाला नहीं है। बिग बैंग क्या? इन्वेस्टमेंट। बिग बैंग इन्वेस्टमेंट ये कब कहते हैं? सो देखिएगा, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अच्छा, ये दोनों में अंतर समझ रहे हो? ये सिर्फ पिछड़े के लिए है और ये सिर्फ अगड़े के लिए। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अगड़ा और पिछड़ा में अंतर न करे, बल्कि पूरे देश में एक साथ इन्वेस्टमेंट हो, अगड़ा में भी और पिछड़ा में भी। जब सरकार बहुत बड़ा योजना बना दे और पूरे देश में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बिग बैंग। 1991 में सबसे पहला बिग बैंग, जिसमें पूरे देश में प्रयोग किया गया, समझ रहे हैं? तो बिग बैंग इन्वेस्टमेंट कब कहेंगे बताओ? जब अगड़ा और पिछड़ा में भेदभाव न किया जाए और बल्कि पूरे देश में एक साथ इन्वेस्ट किया जाए बिग